वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आज की इस कक्षा। आज हम जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ देख रहे हैं, संघीय कार्यपालिका के तहत मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री के विषय पर बात करने के लिए इकट्ठे हुए। देखो, एक चीज़ को समझना है, देश को समझना है। हमें उन जैसा बनकर रहने की आवश्यकता नहीं है जो सिर्फ किताबी ज्ञान में अपने आप को समावेशित करे। इफ़ यू नो द फैक्ट, द कंटेंट इन ईजियर मैनर, आप जितनी आसानी और सरलता के साथ किसी चीज़ों को सुनेंगे और समझेंगे, तब जाकर आप उस विषय पर पकड़ बना पाएंगे। और इसीलिए आज हम मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री, सामान्यतः जब पढ़ाई होती है ना, तो जो पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटी है, उसमें चर्चा कैसे होती है, वो लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री वगैरह 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 सब चीज़ की, मुख्यमंत्री राज्य स्तर पर सब चीज़ को हम लोग समझते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जो भारत का लोकतंत्र है, जो संघीय ढांचा है, उसके तहत हमें जब राष्ट्रपति के विषय में समझते हैं, उनके कार्यों के विषय में समझते हैं, पर फिर उपराष्ट्रपति के विषय में समझते हैं, उनके कार्यों के विषय में समझते हैं, तो उसके बाद जो तीसरी वरीयता सूची में महत्वपूर्ण स्थान आता है वो मंत्रिपरिषद का आता है। हमें प्रधानमंत्री के विषय में नहीं समझना है, हमें मंत्रिपरिषद के विषय में समझना है। तो स्वाभाविक तौर पर इस चीज़ को बड़ा आसानी से समझा रहे हैं। समझना, अगर हम मंत्रिपरिषद के विषय में समझ लेंगे तो प्रधानमंत्री के विषय में खुद ही समझ लेंगे। क्यों? जवाब दोगे, सर समझ में आ गया, क्योंकि मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होता है वही तो प्रधानमंत्री होता है। तो चीज़ें खुद ब खुद समझ में आ जाएंगे कि भैया हु इज़ द हेड ऑफ द मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद का जो द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, हु इज़ द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स? यू विल टेल वेरी क्लियरली, सर प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो हम लोग खुद ब खुद समझेंगे। तो आज हम लोग इस चीज़ों को समझेंगे कि भाई क्या है, नहीं है। प्रणब दा जब भारत के राष्ट्रपति बने थे, प्रणब मुखर्जी का नाम सुने होंगे, बेहद ही सम्मानित और सुलझे हुए इंसान थे। जिस प्रकार से लाल बहादुर शास्त्री को किसी पार्टी का नहीं माना जा सकता है, अटल बिहारी वाजपेयी को किसी पार्टी का नेता नहीं माना जा सकता है, चूँकि वह जनमानस के नेता थे, वो आम थे और राजनीतिक तौर पे भी वो सभी दलों के द्वारा सर्वमान्य थे। बोलोगे हाँ सर थे। उसी प्रकार से प्रणब मुखर्जी ने भी अपने व्यक्तित्व को बनाया था, राष्ट्रपति बने। उस वक्त कई तरह की चर्चाएं होती थी कि राष्ट्रपति जो होता है वो बनना उनका सपना था, बग्घी वगैरह कई तरह की बातें हुई। वस्तुतः लोकतंत्रात्मक, अब देखो, अब अगला कंटेंट बड़ा सॉलिड दे रहे हैं। वस्तुतः भारतीय लोकतंत्र का सर्वोच्च पद क्या है? भारतीय लोकतंत्र का सर्वोच्च पद क्या है? राष्ट्रपति है। और राष्ट्रपति के नीचे कौन आता है? उपराष्ट्रपति आता है। बोलोगे हाँ सर आता है। लेकिन यह सर्वोच्च पद है, लेकिन वास्तविक शक्तियां जो हैं, जो भारतीय लोकतंत्र का जो पूरा ताकत है, वह इनमें नहीं बल्कि किसमें है? प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद में। वस्तुतः एक चीज़ को समझ लेना कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान के अनुसार जो डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया है, उस चीज़ों को पढ़ने के बाद ऐसा है, ऐसा लिखा हुआ है लिखित तौर पे, राष्ट्रपति जो होते हैं वह देश के सर्वे सर्वा होते हैं। तुम बोलोगे हाँ। अब एक नंबर का ऑब्जेक्टिव इसमें भी डाल दे रहा हूँ कि भैया राष्ट्रपति होते हैं, तो बोलोगे हाँ। और इसीलिए सवाल कभी कभी पूछा जाता है कि ठीक है सर, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद भी फाइनली अप्रूवल कहाँ से लेता है? तो बोलोगे राष्ट्रपति से। और जो तीनों सेना है ये भी किनके अधीन है? तो बोलोगे राष्ट्रपति के। और इसी कारण ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछा जाता है कि तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति कौन? तो भारत में कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन वास्तविकता यह है
कि लोकतंत्रात्मक और जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ इंडिया है उसमें है कि सारी चीज़ें राष्ट्रपति के ही पास हैं, लेकिन निर्णय लेने की जो क्षमता है वह किस में है? निर्णय लेने की जो क्षमता है वह किस में है? वह तुम्हारा है इनमें। वह किस में है तुम्हारा? इनमें है, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद में। वस्तुतः सच्चाई यही है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ही तमाम कार्यों को करता है। राष्ट्रपति उसको क्या करते हैं? स्वीकृत करते हैं। राष्ट्रपति उसको क्या करते हैं? स्वीकृत कर। तो वास्तविकता क्या है कि वास्तविकता है कि भैया सारी जिम्मेवारी किसके पास? तो मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के। सब कुछ वही करेंगे, सब चीज़ वही करेंगे, सब निर्णय वही लेंगे। सिर्फ जो प्रस्ताव बनाया गया, जो भी चीज़ें बनी, जो भी चीज़ें उनके द्वारा पारित होंगी, उसको वो लोग क्या करेंगे? राष्ट्रपति के पास भेज देंगे और राष्ट्रपति उसको स्वीकृति प्रदान कर देंगे। राष्ट्रपति जो है स्वीकृति प्रदान कर देंगे। और ये राष्ट्रपति के कॉलम में मैंने आपको बताया है कि कई चीज़ों को 2 बार से ज़्यादा वो वापस भेज नहीं सकते हैं। दूसरी बार के बाद भी अगर वह प्रस्ताव उसी स्वरूप में आता है बिना संशोधित, तो भी राष्ट्रपति की मजबूरी होती है कि वह संसद के द्वारा पारित प्रस्तावों पर सहमति का मुहर लगा दे। दैट्स वाई इन अनदर वर्ड वी कैन से दैट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया is going to be considered। कभी कभी ऐसा बोलता है कि भाई जो क्रिटिक्स होते हैं, जो आलोचक होते हैं, बोलते हैं कि राष्ट्रपति के वो कहने के लिए तो कई शक्तियाँ, लेकिन वो सिर्फ एक मुहर के समान है, नथिंग लाइक अ स्टैम्प। ऐसी चर्चाएं होती हैं। तो अब सवाल आता है कि चीज़ों को समझा जाए। तो संविधान में इस चीज़ को समझना, संविधान के अनुच्छेद 74(1), संविधान के अनुच्छेद 74(1) में इस बात की चर्चा है कि राष्ट्रपति को उनके कार्यों के संपादन में, राष्ट्रपति को याद रखिएगा ये सब चीज़ें आती हैं कि भाई इसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो राष्ट्रपति को उनके कार्यों के संपादन में सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका हेड कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार ही कार्य करेंगे। इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74(1) में बाकायदा कर दिया गया। मतलब जो अनुच्छेद 74(1) है उसी में इस चीज़ की चर्चा है। बड़ा सरलता से याद रखना कि अनुच्छेद 74(1), इतना लंबा लाइन को हटा दो, उसका सार क्या है कि अनुच्छेद 74(1) के तहत राष्ट्रपति को उसके कार्य के संपादन के लिए एक सहायक की नियुक्ति की जाती है, ग्रुप की, जिसको मंत्रिपरिषद कहते हैं। और उसका हेड कौन होगा? तो प्रधानमंत्री होगा। और राष्ट्रपति उसी के सलाह पर काम करेंगे। इसकी चर्चा है 74(1) में। फिर 74(1) के बाद, चूंकि हम बड़ा आज जो है सिर्फ इम्पॉर्टेंट टाइप का चीज़ बताएंगे ताकि तुमको याद रहे। मतलब 74(1) जो है, दूसरे भाषा में समझो, 74(1) जो है वो क्या चीज़ के एग्जिस्टेंस पे बल देता है? द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर। अनदर वर्ड, बड़ा सामान्य है, बड़ा सरल चीज़ है, इसको समझ लो कि सर इसका मतलब तय हो गया ना कि अनुच्छेद 74(1) जो है वही इसको जिंदा करता है। बिल्कुल, अनुच्छेद 74(1) ही इस चीज़ को जिंदा करता है कि भैया राष्ट्रपति के काम में सहायता और परामर्श कौन देगा? तो मंत्रिपरिषद और उसका प्रधान जो प्रधानमंत्री होगा। और लिखा हुआ है कॉमा के बाद कि राष्ट्रपति उसी के सलाह पर काम करें। तो एग्जिस्टेंस का समझ में आ गया। अब अगला जो अनुच्छेद फेमस है इसमें 75(1), 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे और उनके सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करें। चीज को समझना। पहला 74(1) किस चीज को दिया? एग्जिस्टेंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर। बोलोगे दिमाग में आ गया।
और 75-1 जो है वह क्या बता रहा है कि 75-1 बता रहा है कि आप प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे और प्रधानमंत्री के सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे, मतलब मंत्रिपरिषद के सदस्यों का चयन करेंगे। मतलब क्या है? मतलब सामान्य परिस्थिति में 75-1 के अनुसार ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति महोदय जो है वो प्रधानमंत्री का चयन कर लिया और सारे मंत्रियों का चयन वो करने लगेंगे। नहीं, वो आपको प्रधानमंत्री के सहमति पर प्रधानमंत्री चयन करेगा और आपको स्वीकृति देनी होगी। सो दिस वन इज द इम्पोर्टेंस जो बड़ा आसानी से बताए कि एग्जिस्टेंस ऑफ द ग्रुप ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर बाई 74-1 एंड विद द हेल्प ऑफ 75-1 प्रधानमंत्री की नियुक्ति होगी और प्रधानमंत्री के सलाह पर मंत्रियों का चयन होगा जो कि मंत्रिपरिषद का गठन कर मतलब निर्माण करें। अब इस दोनों चीज़ से मतलब 74-1 और 75-1 से चीज़ें क्या क्या कितनी सरल हो गई कि भारत के लिए एक मंत्रिपरिषद का होना जरूरी है। 74-1 मंत्रिपरिषद के साथ किसका होना जरूरी है? प्रधानमंत्री का होना जरूरी है। 74-1 के अनुसार राष्ट्रपति कोई भी जो फाइनल डिसीजन होगा वो किसके सहयोग पर लेंगे? तो मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री पर। ये सारे ऑब्जेक्टिव गिर रहे हैं दिमाग से कि भाई राष्ट्रपति किनके परामर्श पर किसी भी कानून पर आखिरी मुहर लगाएंगे या किसी भी प्रस्ताव पर आखिरी मुहर लगाकर उसको कानून बनाने के लिए ये करेंगे, तो क्या आ जाएगा? मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री। तीसरी चीज़ें क्या स्पष्ट हो गई बाई आर्टिकल 74-1 एंड बाई आर्टिकल 75-1 कि मंत्रिपरिषद होगा जो राष्ट्रपति को उनके कार्यों में मदद करेगा, जो कि राष्ट्रपति को उनके कार्यों में मदद करेगा। लेकिन मंत्रिपरिषद का हेड कौन होगा? तो प्रधानमंत्री होगा। एक चीज़ और क्या स्पष्ट हो गया बाई आर्टिकल 75-1 कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे और प्रधानमंत्री के परामर्श पर मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। ये चीज़ें बड़ा देखा ना कितना आसानी से तुमको समझ में आया। अब सवाल आता है कि सर चीज़ तो बड़ा स्पष्ट बता दिए, थोड़ा सा ये बता दीजिए कि मंत्रिपरिषद में किसको रखा जाएगा? तो मंत्रिपरिषद का जो चुनाव होगा उसमें किसको रखा जाएगा? तो एक चीज़ याद रखना है कि जो प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिपरिषद बनता है तो मंत्रिपरिषद के सदस्य या तो राज्यसभा के सदस्य होने चाहिए या लोकसभा, या तो राज्यसभा के वो सदस्य होंगे या लोकसभा के। मतलब एक बात तय समझो, ऐसा नहीं है कि कहीं से उठाया मैं काफ़ी योग्य हूँ तो मुझे प्रधानमंत्री महोदय ने कहा कि आपको मंत्री बना दिया जाए और मैं मंत्री बन गया, कार्य करने लगूंगा। नहीं, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का जब गठन करते हैं और उसके लिए मंत्रियों का चयन करते हैं तो उसके लिए आवश्यक है कि या तो भैया वो राज्यसभा के सदस्य होंगे या लोकसभा के सदस्य होंगे। अब मन में तुम्हारे बेचैनी आने लगी होगी, अभी एक सेकंड में मैं उसको समझा देता हूँ। अब हो सकता है कि प्रधानमंत्री किसी ऐसे व्यक्ति का चुनाव अपने मंत्रिपरिषद के अंदर कर ले जो कि न लोकसभा का सदस्य हो और न राज्यसभा का सदस्य हो। तो क्या प्रधानमंत्री को इसकी शक्ति नहीं है? नहीं, शक्ति है। प्रधानमंत्री वैसे भी सदस्यों का चुनाव अपने मंत्रिपरिषद के गठन में कर सकते हैं जो उस वक्त न लोकसभा का सदस्य रहे न राज्यसभा का, लेकिन 6 महीने के अंदर, विदिन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर या तो उसे लोकसभा के अंदर प्रवेश कर लेना होगा या राज्यसभा के अंदर प्रवेश कर लेना होगा। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये बड़ा ही कॉमन सा चीज़ है कि या तो आपको लोकसभा के अंदर 6 महीने के अंदर सदस्य बन जाना है, कहीं से चुनाव लड़िए और जीतिए, पार्टी आपके लिए जगह सुनिश्चित करे, आपकी जीत सुनिश्चित करे और आपको लोकसभा के अंदर ले ले, और नहीं तो जो प्रधानमंत्री हैं, जो सत्ताधारी दल है, वह अपने आंकड़ों के हिसाब से किसी भी राज्य से राज्यसभा के थ्रू आपका चयन कर। हो गया? तो भैया अल्टीमेटली बात तो वही हो गई ना। क्या बात है कि रहना है मैक्सिमम एग्जम्पशन ऑफ 6 मंथ, 6 महीने का आपको समय मिलता है, 6 महीने से ज़्यादा का समय नहीं मिलेगा। और यही कारण है कि अभी वेस्ट बंगाल में काउंटडाउन चल रहा है। ममता बनर्जी चुनाव लड़ी, 200 से ज़्यादा सीटों पर तृणमूल कांग्रेस जीती, लेकिन ममता बनर्जी हार गई।
अभी ममता बनर्जी के लिए समस्या है कि अगर मुख्यमंत्री बने रहना है तो आपको विधानसभा का सदस्य होना होगा। समस्या क्या है? तो समस्या है कि पश्चिम बंगाल में विधान परिषद है नहीं। अगर विधान परिषद होता तो वो वहाँ चली जाती और उसके थ्रू मुख्यमंत्री बनी रह सकती थी, लेकिन विधान परिषद एक समय में उसको वहाँ की तत्कालीन सरकार ने ही ख़त्म किया था, समाप्त किया था उस व्यवस्था को। तो इस चीज़ को समझना। अब तुम बोलोगे कि सर बहुत आसानी से बड़ा ही टेक्निकली समझ गए कि मंत्रिपरिषद ही सारा पावर है। हाँ, ये अलग बात है कि मंत्रिपरिषद के हेड प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन वस्तुतः कार्य करने की जो प्रणाली है भारतीय लोकतंत्र में वो मंत्रिपरिषद को है और उसके मुखिया है प्रधानमंत्री। अब सवाल आता है मंत्रिपरिषद मतलब क्या? कभी कभी उब जाते होगे, तो मंत्रिपरिषद मतलब क्या है भाई? कैसे हम लोग मंत्रिपरिषद को समझें? तो मंत्रिपरिषद मतलब ऐसा नहीं है कि ये इसको मंत्रिपरिषद कह रहे हैं या ये है। मंत्रिपरिषद का मतलब है कि मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार से मंत्रियों का बंटवारा होता है। मंत्रिपरिषद में क्या होता है? 3 प्रकार से मंत्रियों का बंटवारा होता है। कितने प्रकार से मंत्रियों का बंटवारा होता है? 3 प्रकार से मंत्रियों का बंटवारा होता है। 3 प्रकार के विभाग होते हैं, 3 प्रकार की कैटेगरी होती है जिसमें उनका चयन किया जाता है। पहला होता है कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मंत्री। दूसरा होता है राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार में, और तीसरा होता है राज्य मंत्री। याद रखें, यह मंत्रिपरिषद का स्ट्रक्चर है। यह जो है क्या है? मंत्रिपरिषद का स्ट्रक्चर है। इसमें जो मंत्रिपरिषद का गठन करते हैं तो जितने भी सदस्य होते हैं जिनको विभाग दिए जाते हैं उनको 3 स्तर पे रखा जाता है: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री। अब कॉन्सेप्ट देखो, मूलतः अब इस चीज़ को एक बार में तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा। कैबिनेट मंत्री के अधीन कौन होता है? राज्य मंत्री। मतलब राज्य मंत्री जो है, अगर किसी विभाग में मान लो कि अभी जो है शिक्षा विभाग है, मानव संसाधन विभाग है ना जी, शिक्षा विभाग, HRD मिनिस्ट्री कह दो, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। अब इसमें क्या है? तो एक उदाहरण दे रहे हैं ताकि तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल बैठ जाए। तो एक है कैबिनेट मंत्री और दूसरा है राज्य मंत्री। अब तुम लोगों के लिए सवाल दे रहे हैं, एक जटिल चीज़ है जो मैं बता दे रहा हूँ कि इस बार राज्य मंत्री 3 लगभग बनाए गए हैं, संभवतः 3 राज्य मंत्री हैं शिक्षा विभाग और एक कैबिनेट मिनिस्टर है। तो ये जो राज्य मंत्री हैं वह किनको सहयोग देंगे? कैबिनेट मंत्री को देंगे। ये कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का मतलब क्या हो गया? मतलब कि भैया ये कैबिनेट मंत्री तो नहीं है, ये उसमें टॉप क्वालिटी का जो कैटेगरी है, लेवल है, उसमें तो नहीं है, लेकिन इनके ऊपर भी कोई नहीं है, ये स्वतंत्र प्रभार में। अर्थात जो इनको विभाग मिला मिस्टर एक्स को और कहा गया कि भाई आपको जो है वाई मंत्रालय दिया जा रहा है। ये कौन मंत्रालय दिया जा रहा है? एकदम सरलता के साथ समझो। मिस्टर एक्स व्यक्ति है, मंत्री जो है उनका नाम एक्स है, जिनको वाई मंत्रालय दिया गया, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तहत। इसका मतलब यह है कि अब अगर वो किसी विभाग में, उस विभाग में रहते जहां राज्य मंत्री सिर्फ रहते, तो उनको कहाँ अपनी जानकारी देनी है? कैबिनेट मंत्री को, मतलब यहाँ देना है। लेकिन जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के होंगे, अब इनके ऊपर कोई नहीं है, इनके ऊपर सीधे कौन है? प्राइम मिनिस्टर। इनके ऊपर सीधे कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। दिस वन इज द फैक्ट व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या है, कैसे ये काम करता है। प्रधान जो याद रखना, राज्य मंत्री कहने के लिए जरूर है कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट रैंक, लेकिन जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट रैंक होते हैं वो मूलतः प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि उनके ऊपर कैबिनेट मंत्रालय नहीं है। अब पहले क्या था, चीज़ों को समझने का ज़रूरत है कि पहले बनाओ। याद होगा आपको, भारत जब आज़ाद हुआ तो कांग्रेस की सरकार रही, लगातार रही। मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। उसके बाद एक दौर चला रुक रुक कर गठबंधन दलों का,
एक लगातार दौर चला, गठबंधन दलों को लेकर अलायंस बना के सरकार बना रहे हैं, सरकार बन रही है, गिर रही है, क्योंकि तालमेल का भाव होता था। जो लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं वो मंत्रालय लेके जुड़ रहे हैं, तो काफ़ी अधिक सदस्य मंत्री परिषद में भिन्न भिन्न प्रकार के पदों को, अब जैसे शिक्षा विभाग, तो आज HRD मिनिस्ट्री एक है, उच्च शिक्षा, सेकेंड प्राइमरी शिक्षा, तो मतलब एकदम बटा हुआ था, और वो सबको संतुष्ट करने, मतलब तुष्टीकरण की नीति के तहत। लेकिन संविधान के 91वें संशोधन, संविधान का 91वां जो संशोधन था वह किस चीज़ के लिए, फिर ऑब्जेक्टिव है कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या को निश्चित संविधान के किस संशोधन के द्वारा किया गया, तो 91 संविधान के 91वां संशोधन के द्वारा यह तय कर दिया गया कि प्रधानमंत्री के साथ साथ मतलब इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, जो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स होगा वो लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% से अधिक नहीं होगा। याद रखिएगा, संविधान का जो 91वां संशोधन है वह यह बताता है कि 15% ऑफ टोटल नंबर ऑफ संसद सदस्य इंक्लूडिंग